अशोक गहलोत आरएएस क्लब पहुंच गए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। ये सभी निर्णय कार्मिक कल्याण के हैं जो आने वाले समय में प्रशासनिक प्रणाली में दक्षता का संचार करेंगे। सर, आजकल हम डिजिटल युग में कार्य कर रहे हैं और विभिन्न उत्पादों और सर्विसेज की डिलीवरी एप्स के माध्यम से होती है। सर, इन सेवाओं के एप्स के पीछे सर एक बैकएंड में काम हो रहा होता है जहां पर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक काम करते हैं और उसके बेस पे उपयोगकर्ता को सर सीमलेस सर्विस मिलती है। ऐसी राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं और उन नीतियों और निर्णयों को लागू करने के लिए बैकएंड पर राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी जो है दिशा निर्देशों और प्रक्रियाओं के निर्धारण का कार्य करते हैं सर। और मेरे जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारी हैं वो कटिंग एज पे फ्रंट लाइन पे आगे काम कर भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। सर, मैं तीनों सेवाओं के सदस्य अधिकारियों, इन परिषदों की कार्यकारिणियों तथा माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे सदस्य राज्य की जन कल्याणकारी नीतियों का निर्णयों को आम जन में पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प हैं। मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री गौरव बिराड़ को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश अध्यक्ष महोदय और राजस्थान सरकार के मंच पर आसीन सभी अधिकारियों को इस संयुक्त रजिस्टर में उपस्थित होने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगी राजस्थान पुलिस सेवा के अध्यक्ष श्री रघुवीर सैनी सर से कृपया वो मंच पर आएं और अपने विचार व्यक्त करें। परम सम्माननीय राजस्थान के यशस्वी जनप्रिय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, राज्य की प्रशासनिक मुखिया मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा जी शर्मा, हेमंत जी गेरा साहब, साथी ऑफिसर्स शाहीन अली जी, हृदय जी जुनेजा, गौरव जी बजाज, उपस्थित सीनियर ऑफिसर्स, साथी ऑफिसर्स, भाइयों बहनों, आज ये अपने लिए बड़ा एक गौरव का और अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था की जो बैकबोन कहलाने वाली तीनों सेवाएं हैं उनके वार्षिक अधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारे हैं। जैसा कि पूर्व वक्ता जुनेजा साहब ने बताया कि 2011 में बिरला ऑडिटोरियम में इन तीनों सेवाओं का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिसमें जिस वक्त भी माननीय गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, पधारे थे और इन तीनों प्रीमियर सेवाओं के जो राज्य की नीतियों कार्यक्रमों का धरातल पे क्रियान्वयन करते हैं, प्रदेश में शांति कानून व्यवस्था की रखने में और वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन तीनों सेवाओं का मनोबल बढ़ाते हुए इनकी महत्ता और गरिमा को मान्यता देते हुए श्रीमान ने पहली बार हायर सुपर टाइम स्केल प्रदान की थी। सर, जैसा कि विवेक जी ने बताया कि एक जनवरी 2004 और उसके बाद के जो भर्तीशुदा राज्य कर्मचारी और अधिकारी थे वो नवीन जो पेंशन योजना थी, सबसे पहले एक आपने जैसा सर हायर सुपर टाइम स्केल दी थी स्टेट में, सर वर्तमान में कॉलेज एजुकेशन में चल रही है, मेडिकल डिपार्टमेंट में चल रहा है, इंजीनियरिंग विभाग में चल रहा है। सर, हम एक अपेक्स स्केल के लिए सभी तीनों सेवाओं की तरफ से
जो 10,000 ग्रेड पे की एक अपेक्स स्केल है, उसकी सर मांग है ताकि प्रीमियर सर्विसेज की जो बैकबोन है, जो धरातल के ऊपर सर जी जान से लगाते हैं, आपके सर सुशासन की जो पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह है सरकार के सुशासन को सर अमली जामा पहनाते हैं, सर उनका मनोबल, उनकी गरिमा समाज में अत्यावश्यक है। सर हम आरपीएस के रूप में भर्ती हुए, ये लग रहा है कि वर्तमान में 1996 का बैच का हुआ, 97 के बैच के 16 अधिकारी अभी आईपीएस के लिए इंतजार में हैं। फिर लगातार 1998, 99, 2000 के बड़े बड़े बैच लगातार बैच आए। उनमें से अधिकांश जो 56 साल की अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति के लिए सर बैरियर है, उसको मद्देनजर रखते हुए लगता है कि उसके पहले ही वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, वो अखिल भारतीय सेवाओं में उनका पदोन्नत नहीं हो पाएंगे। इसलिए सर इन सभी की दृष्टिगत रखते हुए ये सभी साथी ऑफिसर्स की, जैसे जुनेजा साहब कहते हैं कि कृतज्ञ हैं, हमेशा कृतज्ञ रहेंगे और एक समाज में, व्यवस्था में एक गरिमा रहेगी प्रीमियर सर्विसेज की। इसलिए सर एक वो अपेक्स स्केल हेतु निवेदन है सर। सर अब मैं आरपीएस की दृष्टि से सर संक्षिप्त में, क्योंकि पहले कभी रखा नहीं हमने, कोविड को दृष्टिगत रखते हुए लिए, और सर जैसे आपने पूर्व कार्यकाल में आरएस के लिए सर उनकी डिग्निटी को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त शासन सचिव के पद नाम दिए, कई जीएम, एमडी, आरएस, आईपीएस आप जो है कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। चाचा एडीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस समारोह में शामिल हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं मुख्य सचिव उषा शर्मा। नौकरी से मेरा लेना देना तो आपके चाचा मेरे पास आए अशफाक अली कि मैडम ये है अच्छा लड़का, आप थोड़ा संभाल लेना, थोड़ा सा मनमौजी है। कितना मनमौजी है, फिर एक जिम्मेवार पद संभाल रहे तो मैडम थोड़ा सा ना ऐसे लगता है, लेकिन काम वाम कर लेता है। तो इन्हें हमने काम वाम में लगाया और एक दिन इन्होंने गलती से 11 बजे तक रात में काम किया। तो इन्होंने 11 या 12 बजे तक काम किया। सुबह मैं समय से पहुंच गई ऑफिस। मैं कहा शाहीन अली जी कहाँ है? कि मैडम वो तो नहीं आए ऑफिस। तो मैंने कहा वो क्यों नहीं आए ऑफिस? ढूंढिए ऑफिस, घर से बुलाइए, घर पास ही में था। कि उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं आएंगे आज ऑफिस। बड़ी अच्छी बात है, ये कौन सी नौकरी है जिसमें मतलब एसीएम साहब की इतनी हिमाकत की वो जिला कलेक्टर नहीं आएंगे। तो मैंने कहा भाई भागे लाइए। तो बोले कि नहीं, उन्होंने मना कर दिया, वो चारपाई में सो रहे हैं। अब मैं उषा शर्मा, वो शाहीन अली, मैं गया तो आज उषा शर्मा का इकबाल रहेगा आज तो फिर उषा शर्मा जिला कलेक्टर का इकबाल रहेगा। राजस्थान की परंपरा है। और महिला कलेक्टर डांट खाने में थोड़ा जोर भी आता है। तो मैंने कहा आप चारपाई पे लेटे हैं, कंबल लपेट के लेटे हैं, आज तो उठा के लेके आओ। खाट पे लेटे थे, खाट उठाई गई, जिला कार्यालय तक नहीं आई, इनके चाचा जी आ गए मेरे पास। मैंने कहा था मैडम ये थोड़ा सिर फिरा लड़का है, लेकिन आप चिंता नहीं करें, मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। उस दिन का और आज का दिन मेरी नजर इस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल सही थी कि ये खरा सोना है और मेरी पहचान को बिल्कुल सही रखा। एंड आई एम सो प्राउड।
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरएएस, आरपीएस और लेखा सेवा के अधिकारियों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित हो रहा है। ये कला अगर मैं शर्मा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। और अगर ये संगठन जो आज बैठा है और ये संगठन दोनों मिल जाए तो आपको रोक सकता है क्या 2023 में? बैठा सोच रहा था कि गोविंद डोटासरा तो अपने आप को तुर्क का समझता है, लेकिन आज फंस गया, क्योंकि एक से बढ़ के एक बोल रहा था, मांग भी रख रहा था, ताली भी बजवा रहा था, आपको भी मुस्कुरा रहा था। तो ये सारी चीजें, ये कला सब में नहीं होती साहब। जब ये ताली बजाते हैं, मांग करते हैं, तो आपके तो लिलाड़ पे सिकुड़न नानी तय होती है। अब आज पता नहीं क्या जादू किया इन्होंने, ऊपर कोई समोसे में क्या खिलाया रोड़ा लिया आपने, कि सारे का सारे माहौल जोरदार है। ये ओपीएस वाला तो साहब आपने ऐसा काम कर दिया कि लोग कहते हैं युगों युगों तक याद रखेंगे, ये युगों युगों तक याद रखेंगे। मैं कुछ दिन पहले बाड़मेर जैसलमेर की तरफ गया, क्योंकि जैसे संगठन चलाते वैसे आपकी दया से मैं भी मेहरबानी से चलाता हूं। तो मैं वहां गया तो एक देव पंचायत है जो आपके इसमें लॉआउट में आती है, तो वहां मेरा एक स्वागत हुआ और सारे लोग जय बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बीच बीच में एक दो नाम मेरा भी ले रहे थे। तो क्योंकि मैं गया तो मेरा लेना ही है, लेकिन काम तो मुख्यमंत्री जी ने किया था, बजट तो इन्होंने दिया था, तो इनकी ज्यादा बोल रही थी। अच्छा, मैं भी राजी हो रहा था कि मैं मुख्यमंत्री की बोल रही है तो ठीक है, अपनी सरकार की बोल रही है। तो मैंने एक लड़के से पूछ लिया भाषण देते देते, मैं कहा बोलो ओपीएस जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तो मैं कहा भाई ठीक है। मैंने कहा तू काय में नौकरी करता भाई? बोले साहब रीट की तैयारी कर रहा हूं, लग जाऊंगा, लेकिन पेंशन तो मिलेगी। मजा आ गया बात का। तो आपने ऐसे फैसले किए हैं, ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, सबके चेहरे देखो आप इतने खिल रहे हैं। जरूर है साहब कि मौसम देखकर पलटी मारे, बा नहीं मारेगा तो ठीक है। हवा ज्यादा देखते हैं कर्मचारी, अधिकारी, आईएएस हो चाहे आरएएस हो, ये क्या है कि 4 से 8 महीने पहले थोड़ी हवा देखना चालू कर देते हैं कि भाई कहीं परेशानी नहीं हो जाएगी, बाढ़ में नहीं टिका दे, पता नहीं कौन सा आ जा रहा है, क्या आ रहा है। तो पिछली बार तो अपने साथ इन्होंने कोई ज्यादा बढ़िया नहीं किया था, लेकिन अब की बार जो इनके चेहरे देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि अब की बार अपना जापा जपेगा जोरदार। अब की बार इसलिए मेरे में भी इनको देख के जोश आता है कि भाई अधिकारी साथ है। अरसाइन अली जी जैसे सीएमओ में अधिकारी, फिर बच क्या गया आप बताओ। तो सबसे मैं देख रहा हूं कि हम उषा जी को कहते हैं कि आप पीछे रह गए हो, आरएस वाला नंबर ले गए हैं। इनको लोग करो, क्योंकि बजट के अंदर बातचीत चली थी कि आईएएस के लिए सरकार बना के देख क्लब। मैं क्यों दे सरकार? इसलिए मैंने घोषणा नहीं करी, काफी दबाव मेरे पे भी आया था। मैंने कहा लो, अगर आरएस वाले कर सकते हैं तो आप तो पहले कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जो इन्होंने जोर दिखाया है और उन्होंने बार बार देख रही है कि 7 दिन के बाद में मेरे पास आएंगी और बताएंगी हमने ये फैसला कर लिया। ये पवन अरोड़ा भी है, जगदीश कातिली, 2 चीजें ऐसी है राजस्थान में, दोनों भाई जो है एक से बढ़ के एक है, अपने फन में माहिर है। जगदीश कातिली है वो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति, जगदीश कातिल जी जा रहे हैं, साथ में उनके दौरे में सुबह 5 बजे आ रहे हैं और 6:30 बजे राष्ट्रपति घर वापस जा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम मिलेगा आपको
जो है पता नहीं कितना का कत्ल किया हुआ कोई सोच नहीं सकता। और वैसे भी अपना स्थान बना रखता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और भाई मैं तो सरकार के साथ में हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, कोई शिकायत हो ही नहीं सकती। जो मुख्यमंत्री है उनके साथ वो हैं, चाहे वसुंधरा जी हो चाहे अशोक गहलोत हो, उनके जैसे ये भी एक राजनीति है, उनको काबिल है और कामयाब है। और ये भाई बैठा हुआ इनका, जब इस खातिर कमजोरी कोई है तो भाई बहन, भाई ये और बहन इनकी क्या नाम, सुषमा अरोड़ा, दो ही कमजोरी है। अगर वो सिफारिश करेंगे तो भाई बहन के लिए उस दिल में बहुत जगह है। और ये एक आदमी की खूबी भी होती है जो अपनी बहन की चिंता करे। अब मैं बोला हूं ना, अगर मैं उनके खिलाफ बोल जाऊं तो टीवी में ऐसी पट्टी चलेगी जैसे मैं उनके पक्ष में बोला हूं। बड़ी ऊंची चीज है, बड़ी ऊंची चीज है। अब आप कहोगे भाई कि मीटिंग तो हमारी हो रही है और उनके बारे में क्यों बोल रहे हो? जब आप कहोगे तो मेरा रिश्ता उनके साथ ऐसा ही है। अभी मैं प्रेस के लिए बोला, उनके खिलाफ बोला था, खिलाफ मतलब क्रिटिकल बोला था। पट्टियां जाने लगी ऐसी, राजधानी भर में हो गया भाई अशोक गहलोत ने बहुत बड़ी तारीफ के लिए कहते थे। ये जो आप लोगों ने बहुत कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे भी, और ये हकीकत है कि मैं बचपन से ही, या जब मुझे मौका मिला सरकार में रहने का, चाहे केंद्र में तो इंदिरा गांधी जी के साथ तो मैं डिप्टी मिनिस्टर बन गया था, चाहे राजीव जी के साथ में, चाहे नरसिम्हा के साथ में, हमेशा मैं जानता हूँ कि एक गवर्नेंस देने के लिए ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और हमेशा उनको साथ लेके चलना चाहिए। दुर्भाग्य रहा 98 के अंदर स्ट्राइक हो गई 64 डेज की, और स्ट्राइक भी ऐसी हो गई कि अनावश्यक एक माहौल ऐसा बन गया कि मैं हो गई कर्मचारी के खिलाफ हूँ। वो एक चैप्टर अलग है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, कोई गलती हमारी भी नहीं कि हम डायलॉग नहीं रख पा उनसे। अगर आप स्ट्राइक हो गई, फेल हो गई, स्ट्राइक सब कुछ हो गया, मैं भी नया था, पर ये डायलॉग अगर रहता तो शायद वो स्थिति नहीं बनती जो कि चुनाव में बनी थी, पर हम लोग चुनाव हार गए क्योंकि कर्मचारी ने देखा कि डायलॉग भी नहीं हो रहा है, सब कुछ हो गया। तो उन्होंने भी शपथ ले ली कि किस प्रकार पहली बार ईवीएम आई थी, मशीन भी जम करके, आप लोगों को मालूम ही है कि जब गए पोलिंग स्टेशन पे तो नारे लगाते हुए गए, नारे समझ सकते तो क्या लगाया मेरे बारे में। तो वो एक चैप्टर क्लोज हो गया, पर मैंने हमेशा ध्यान रखा। अपन आते हैं बात आते हैं RSS के बारे में। 17 साल से आपके प्रमोशन नहीं होने थे, मेरे ख्याल 17 साल हो गए। आप बताओ मेरे दिन में क्या गुजर रही होगी कि मेरे स्टेट के RS ऑफिसर 17 साल से आपस में झगड़ों में IAS नहीं बन पा रहे। तो मैंने एक एक चीज को बारीकी से समझा और मैंने पूरा प्रयास किया, समझाइश भी करी, आखिर में हम कामयाब हुए। इतनी मुझे खुशी हो रही थी अब हमारे IAS बनने लग गए। ये मेरे सेकंड कार्यकाल का वक्त था, क्योंकि आप जानते हैं कि सेकंड कार्यकाल के अंदर ये फैसला हुआ। बाकी आपने जो मांगा मुझे तो याद भी नहीं है, अभी आप खुद ही बता रहे थे, इसलिए मैंने टोका इसको शान अली को कि भाई मैं भूल जाऊंगा तो क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ, सैनिक को टोका। मैंने कहा तुम इतनी लंबी चौड़ा बातें कर रहा, मैं सब भूल जाऊंगा, कम बातें मैं याद रखूँ जवाब देने के लिए। पर कोई बात नहीं, आप लोगों ने सबने अपनी अच्छी पैरवी करी, मैंने भी किया है। जब जब मेरा मौका लगा, चाहे वो आपके पुलिस सर्विसेज हो, IPS हो या RPS हो या आपकी RS हो या IAS हो या अकाउंट सर्विसेज हो, अकाउंट वाले बहुत कम तंग करते हैं।
पर मैंने हमेशा जो मांगा देने का प्रयास किया, प्रमोशन भी, सीनियर स्केल भी, सब कुछ दिया। आगे आज आपने जितनी बातें कही है मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे इतना आप लोगों ने ज्यादा मांग कर ली है। और साइन अली ने तो बता दिया आपने किस लेने में बात करी, आप समझ सकते हो कि सब बातें उषा जी ने बता दिया साइन अली की पर्सनैलिटी के बारे में। उसके पहली बार जब मेरे पास ये आया था मुझे ऐसे याद से छोड़ के चला गया वापस, शायद गए ना। हाँ, तो इनके पिताजी ने मुझे कहा कि कैसा बेवकूफ आदमी है, सीएमओ में लगा हुआ चला जाए आदमी। तो आप समझ सकते हैं कि बेवकूफ है, उस पर से लगा के मेरे लगता नहीं है, उसे ही लगा करके मेरे तक भी रही है। पर बड़ा प्यारा इंसान है, दिल का साफ है और दिल खोल के आपको खूब आपको अच्छे से कमेंट किए, अच्छे लहजे में किए। और आज मुझे की नई पर्सनालिटी उभर के मेरे सामने आई है। मेरे को आप इन्हें घोड़ा वाला इंसान लगता है, तो आज लगा कि ये बहुत चालाक लड़का है। अपनी बात को कहना जानता नहीं, मैंने कहा इसको अध्यक्ष बना किसने दिया, आज मालूम पड़ा क्यों बनाया। ये जो बजट का हम लोगों ने खूब मेहनत करी। कल बाड़मेर में मुझे हेमाराम चौधरी ने कह दिया कि साहब बहुत शानदार बजट पिछले बार भी आया था। वास्तव में पिछला बजट अच्छा था, क्योंकि कोरोना के बाद में लोग उम्मीद नहीं थी कि बजट पेश अच्छा हो पाएगा। मजबूरी में आप तो जानते हैं कि रेवेन्यू का खेल होता है। वो जो बजट पेश मैंने किया तो लोगों ने बहुत तारीफ करी उस वक्त में। पर इस बार बजट आया तो पिछला बजट लोगों ने भुला दिया कि इस बार तो कमाल ही हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। और मैंने महसूस किया अगर अधिकारी टीम अच्छी हो तभी ये तो संभव है। इसलिए आपको मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। अखिल अरोड़ा का जो अप्रोच है, जो उसका अप्रोच है, अखिल अरोड़ा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो पूरी टीम थी। अगर अप्रोच ठीक नहीं हो तो आप चाहते हो भी सब कुछ नहीं कर सकते हो, कर भी लेते हो मजा नहीं आता है। तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में कि अखिल अरोड़ा ने भी बहुत कोऑपरेट किया। ब्यूरोक्रेसी में बंधन है, अगर ब्यूरोक्रेसी तय कर लेती है तो जो मैंने महसूस किया कोरोना काल में भी, या मेरा तीसरी बार में मुख्यमंत्री हूँ, हर बार मैंने देखा है जो IRC की थी, इंटरनेशनल कॉन्क्लेव किया था राजधानियों का, तब भी मैंने देखा जो काम मैंने दिया है RS ऑफिसर IAS जो भी थे, काम जम के किया, मान सम्मान बढ़ा हम लोगों का। मतलब ये मैंने देखा। एक बार मेरा कांग्रेस का शिविर हुआ तो मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी सब आए थे यहाँ पर, चिंतन शिविर था, तब भी जो काम दिया आप लोगों को इस रूप में अंजाम देते हैं आप लोग कि मैं समझता हूँ, मुझे डाउट लगता है और राज्य में ऐसा होता होगा, ऐसा माहौल चलता है। इसलिए मैं भी ध्यान रखता हूँ जहाँ मेरा बस चलता है। पहले टर्म मुझे मिस्टर जरद के IPS ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे जो जो कहा, ये पहले आप जो इतने ADG बन रहे हैं, मैं रणवीर सैनी कहना चाहूँगा, इतने ADG बनना, इतने IG बनना, उस वक्त में मेरे काम संभव हुआ था, अब तो लगातार संभव हो गया है। वही आपके IAS के अंदर जो स्केल मिलने लगी है सुपर टाइम, और मैं तो टेक्निकल ज़्यादा जानता नहीं हूँ, पर मैंने जो मांगा मैंने कोशिश की। और प्रमोशन में टाइम ही देते हम लोग। अगर DG की पोस्ट कम होती है तो एक्स कैडर बना के पोस्ट दी जाती है। प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति को, मेरा मानना, चपरासी लगा करके हाईएस्ट लेवल पर हर व्यक्ति चाहता मेरा परमानेंट टाइम पे हो, मेरे को जिंदगी में टाइम पे मुझे प्रमोशन मिले, ये हर अधिकारी की कर्मचारी इच्छा रहती है। और मेरा भी कमिटमेंट है हर व्यक्ति को टाइम और टाइम के पहले प्रमोशन मिलना चाहिए। इसी रूप में मैंने मेरा प्रयास किए। और आगे भी मैं कहना चाहूँगा आपको
प्रमोशन के मामले में अभी हमने जो फैसला किया है 2 डीपीसी का और डिपार्टमेंट लेवल पे ही, इसका मतलब आरपीएससी का जो प्रोसेस था उसको हमने खत्म किया है। बड़ा फैसला है। अनावश्यक टाइम वेस्ट होता है। वो कहता है आप अजमेर आओ, आपके तो आप यहाँ आओ, पोते लेके चलते हैं, टाइम वेस्ट करते, कोई फायदा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा फैसला है। और उसके अलावा आपने जो मांग करी है, वैसे तो मांग तो पता नहीं तीनों लोगों ने अपने अपने तरीके से कर लिया, परंतु जो मुझे लिख के दिया गया, पदोन्नति जो है नियत वर्तमान नियमों के कारण उच्चतर वेतन श्रृंखलाओं में पदच्युत चल रहे हैं, ये आपकी शिकायत है। उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु नियमों को सरलीकृत किया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैंने बात करनी इसीलिए 2 डीपीसी हो जाएगी, डिपार्टमेंट लेवल में जाएगा और सरलीकृत कर लेंगे इसको। दूसरा, उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण बनाया जाएगा तथा उपखंड अधिकारी कार्यालयों में मंत्रालयिक सेवा के रिक्त पदों को भरने हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। उपखंड कार्यालयों की सभी वांछित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। के लिए राजनीति में हम लोग ट्रस्टी कहलाते हैं, वो ट्रस्टी हैं, आप लोग ट्रस्टी हैं। इस जिंदगी में चांस सबको तो मिलता नहीं है। आप कितने लोग 7 करोड़ जनता में हैं जो आपके हमारे लेवल के लोग बैठे हैं, जो गवर्नेंस कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति के माध्यम से, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि हम किस प्रकार से जनता की सेवा करें। इतनी बड़ी बातें हम कर ली, बिल पेश कर दिया, और उसके बाद में आप देखिएगा अगर वो लागू ढंग से नहीं हो तो कितना बड़ा नुकसान होता है। और लागू गरीब तकलीफ उसमें पाता है, गरीब आदमी होता है, अनपढ़ आदमी होता है। अभी हमने कोरोना काल के अंदर ढूंढ करके सर्वे करवाया कलेक्टर से, 5 बार हमने किस्तें भेजी उनको, 1,000 रुपये, एक बार 1500 रुपये भेजा। भाई जो सड़क पे सो रहा है, रात को स्टेशन में सो रहे हैं, बहुत ध्यान रखा। और मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा कि पूरी ब्यूरोक्रेसी ने जो काम उन्होंने कहा, पूरी ब्यूरोक्रेसी ने, पूरे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, बल्कि कांस्टेबल तक ने मदद करी। पहला फेज था वो डर का था, भय का था, पता नहीं हम खुद हमारे खुद का क्या होगा। नर्सेज ने, सबने मदद करी और हम लोग पार पा गए। सेकेंड फेज आया तब कई लोगों की डेथ भी हो गई, भय कम हो गया पर डेथ ज्यादा हुई। ऑक्सीजन नहीं, दवाएं नहीं। हम लोग चार्टर फ्लाइट भेजी बॉम्बे तक कि एक आदमी भी दवाई की कमी से क्यों मरे यहाँ पर। बहुत कोशिश करी और सब वर्गों को साथ लिया हम लोगों ने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, धर्मगुरुओं को, एक्टिविस्ट को, सबको, सबने साथ दिया। तो मैं कह सकता हूँ गर्व के साथ में, राजस्थान की आम जनता ने भी, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो बात करके दिखाई आप सबके सहयोग से। मुझे इस बात का बहुत गर्व है। बाकी फैसले 5 लाख या 10 लाख हमने कर दिया, बहुत बड़ा फैसला है। पहले आप हम सुनते थे किसी का हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, बाईपास की नौबत आ गई, फिर स्टैंड लगने लग गए। पहले स्टैंड नहीं लगते थे कोई जमाने में, क्विलन जाते थे वैसे शेखावत साहब, शिवचंद्र माथुर जी, कई लोग बाहर गए हैं वहाँ कराने के लिए, ह्यूस्टन गए हैं, वो देखा जमाना हमने। और छिप नहीं जा सकते थे, हर एक आदमी जा भी सकता था। पर आज उसके बाद में धीरे धीरे जब इंडिया में होने लगे ऑपरेशन, तो 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तो मामूली बात है। आज हम कह सकते राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है, क्योंकि भारत सरकार स्कीम भी एक वर्ग के लिए है। जो वर्ग आपका फूड सिक्योरिटी में कवर होता है वो भामाशाह में जुड़ा हुआ था, और एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, वो बाद में कागजों में रह गया। वो मेरे ख्याल से आयुष्मान भारत से जुड़ा हुआ है। वही तक छिपे थे वो, अपने जो किया वो पूरी आम जनता है, वो अमीर है, गरीब है, सबके लिए किया है।
कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है कि भाई बीमार होंगे तो अब एक गरीब आदमी भी, जिनको मजदूर आदमी भी ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा, जाऊंगा कैशलेस मेरा इलाज हो जाएगा। नंबर 1 बात कैशलेस होने लग गए, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपये प्राइवेट भी है सरकारी भी है। कुछ प्राइवेट अभी तो जुड़े नहीं है, उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे सबको जोड़ेंगे। ये इतना बड़ा काम हुआ, साथ में इसके अभी जनता को नहीं मालूम। अगर मैं आपको पूछूं, आप मेरे बताओ कितने को मालूम है कि इस चेंजिंग योजना के अंदर 10 लाख के इलाज के अलावा और क्या लाभ मिलेगा आपको मालूम है? हाथ खड़े करें, कितने लोगों को मालूम है? 1 2 भाई खड़ा, 2 3 4 2-3 हाथ खड़े हुए, 3-4 हाथ खड़े, बताइए आपको नहीं मालूम है तो बेचारी जनता को मालूम पड़ेगा। इसमें हम लोगों ने कहा है, भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट हो जाता मर जाता आदमी, तो इसी के साथ में 5 लाख का बीमा कर दिया गया उसके लिए। ये मैं कहता हूं, आप ताली तो बजा रहे हो, पर आपकी ड्यूटी है, या जो बैठे हुए हैं या जो हमारे साथी यहाँ नहीं है मान लो, उनकी ड्यूटी बहुत बड़ी है कि हम योजनाएं पूरी समझें, लोग समझाएं, हम लोग गरीब तक योजना पहुंचवाएं। चाहे वो अनपढ़ है, गरीब है, गांव में ढाने में रहता आदमी, उनको लाभ तो नहीं मिलेगा। हालांकि हमने इसने कहा है कि अगर मान लो भूल चूक है उसकी, उन्हें आधार कार्ड बनवा पाया, जन आधार कार्ड बना पाया है, तभी वो भर्ती होगा, इतला करेगा कलेक्टर को या 181 में जहां भी इतला करेगा, तो कलेक्टर को हमने अधिकृत कर दिया कि वो उसका फ्री इलाज करवाएगा और कार्ड बनवा देगा, चिरंजीवी कार्ड बनवा। ये भी हमने कर दिया, कोई कमी नहीं रख रहा। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो मैं केंद्र में रहा हूँ 20 साल तक, मेंबर पार्लियामेंट और केंद्रीय मंत्री रहा, तब मुझे मालूम है कि CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसको फेडरल में लागू करवाया आप लोगों के लिए। आज वो इतना शानदार कार्ड है आपका, अब आराम से कैशलेस इलाज करवा सकते हो, अनलिमिटेड, कोई उसका लिमिट नहीं है खर्चे का। पहले मेरे ख्याल 5 लाख या तो कुछ होगा, 2004 के बाद वाले हैं उनके लिए भी लागू हो गया है, अनलिमिटेड लागू हो गया। ये जो कार्ड लागू हुआ है उससे इतना बड़ा फायदा है। किसी भाई ने या साहब ने पूछा था, किसी ने कहा था अभी, फिर आप उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़ रहे हैं क्या? मेरे ख्याल 200 हॉस्पिटल जुड़ चुके हैं पूरे कंट्री के, खाली राजस्थान नहीं कह रहा हूं आपको। इतनी शानदार योजना वो है, जैसे CGHS कार्ड पूरे कंट्री के लिए लागू होता है। कोई CGHS का कार्ड वाला तमिलनाडु में जाएगा, वहां भी उसका इलाज फ्री होगा। उसी ढंग से आपका जो कार्ड है, जहां जहां वो बम्बई हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, जो हॉस्पिटल जुड़ गए हैं, करीब 200 हॉस्पिटल जुड़े टोटल मिला के, वहां सब जगह फ्री हो गए इलाज, टेस्ट फ्री होंगे आपके, तमाम टेस्ट फ्री। मैंने खुद ने मेरा कार्ड बनवाया, एक मुझ 60,000 रुपये दे करके CGHS का कार्ड बनवाया एज ए मेंबर पार्लियामेंट। जिस दिन बनवाया तो मेरे कॉन्फिडेंस हुआ जिंदगी भर कम से कम मुझे इलाज के लिए कहीं तकलीफ नहीं आएगी। ये कार्ड आपका इतना कीमती कार्ड बन गया है। इस प्रकार से हर चीज का हम ध्यान रख करके फैसले कर रहे हैं। और उसमें मैं फिर नाम लूंगा अखिल अरोड़ा का। अगर एक अधिकारी, आप इतने बैठे सब अधिकारी, इसलिए मैं कह रहा हूं, एक अधिकारी अगर अपना माइंड सेट ठीक कर ले पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, वो काम कर सकता है जो अन्यथा संभव नहीं होता। इस प्रकार से आप सोच सकते हो, हम लोगों ने किस चीज का ध्यान रखा। अब मैं आता हूं OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम पे। आप बताइए, ये आंदोलन आपको स्कीम लागू होते ही करना चाहिए था देश के तमाम कर्मचारियों को। वो स्कीम वास्तव में बर्बाद करने वाली स्कीम थी वो। इसमें मैंने कोई राजनीति नहीं करी है, कोई खुश करने का काम नहीं किया कर्मचारियों को। सिर्फ और सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण से फैसला किया गया, मानवीय दृष्टिकोण। आप बताइए मुझे, एक मजदूर भी जो होता है
ये बिल्डिंगें बनती, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हम लोग, तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं, मान लीजिए सही साथ नहीं देता है, ये मशीनें नहीं बनती खाली, कितने रिफाइनरी बन रही है तो वहां पे हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, बिना मजदूर के कोई काम नहीं हो सकता। एक मजदूर अगर बुजुर्ग होता है, जो सही साथ नहीं देता, तो घर बैठ जाता है। अगर उसमें सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती तो क्या स्थिति बनती है। आज हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट नहीं है। मामूली थोड़ा बहुत प्रधानमंत्री ने 6,000 में भेज दिए 3 किस्तों के अंदर, ये कोई स्कीमें नहीं है, इसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। ये बहुत मामूली बात है कि आपने इस्तेमाल फॉर्मल गुड पहले पहुंचा दिया, आपने TPL को दे दिया, कुछ नहीं है। आज 70 साल हो गए आजादी को हमें भी, और विकसित राष्ट्रों में, आज अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में, इटली में अगर सोशल सिक्योरिटी हो सकती है, तो आज हमारी कैपेसिटी है देश की, हमारी अर्थव्यवस्था की कैपेसिटी है। उनको चाहिए कि तमाम नागरिकों को, चाहे वो निःशक्तजन है, विधवा है, बुजुर्ग है, मजदूर है, बेरोजगार है, उनको घर बैठे वीकली पैसा मिले जिंदा रहने के लिए, कम से कम ये थीम होनी चाहिए। और हमें धीरे धीरे दबाव देना पड़ेगा भारत सरकार में भी, आप पूरे देश में लागू करो कि सिक्योरिटी सोशल मिले बेचारे को। इतना महंगे का जमाना, हमारे 200 रुपये देते केंद्र सरकार पेंशन के, जो हम लोग देते पेंशन, उसमें हिस्सेदारी केंद्र सरकार की 200 रुपये है, जो 25 साल पहले थी। 200 रुपये क्या हो, हम 750 रुपये देते हैं, 1500 रुपये देते हैं, तो पति में कुछ नहीं है। ये क्या हो सकता है बताइए। उसमें प्रॉपर ढंग से देश में कानून बने, कानून पास हो, सोशल सिक्योरिटी का क्राइटेरिया बने, नियम कायदे बने, जिससे कि पूरे देश के अंदर लोगों में शांति और सद्भाव पैदा हो कि सरकार हमारे लिए चिंतित है। क्या किसी पार्टी सरकार हो, उसको ये काम दिमाग में रखना चाहिए कि हमें सोशल सिक्योरिटी को एडॉप्ट करना चाहिए, तब अपना भी मजदूर का भला हो जाएगा, गरीब का भला हो जाएगा। मैं OPS की बात से इसलिए जोड़ रहा हूँ इसको। एक अगर अधिकारी कर्मचारी 2001 तारीख 1 जनवरी था, 1 जनवरी 4 के बाद में उसको पेंशन मिलेगी, 10% कटेगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी और उसका भी कटेगा, फिर उसको मिलेगा 35 साल 38 साल बाद में मिलेगा। पैसा जमा होगा आपका शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। अब उस वक्त में पता नहीं, आज यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कल और कोई युद्ध आ गया मान लो, शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो गया, उसके आधार पर उसको पेंशन मिलेगी, तो उसका मतलब 35 साल से वो इनसिक्योरिटी फील कर रहा है जिंदगी के अंदर, पता नहीं उस वक्त मेरे कितनी पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज भी 2,500 लोग रास्तों में ऐसे हैं जो या तो एज के हिसाब से रिटायर हो गए या डेथ हो गई, कुछ भी हुआ, किसी को 2,000 पेंशन मिल रही है, किसी को 3,000 पेंशन मिल रही है। तो अगर आप बताइए उस वक्त में स्थिति हर वक्त हर परिवार में रहेगी। एक बात और है, 1 जनवरी 4 से तो हो गया ये, और 31 दिसंबर में कोई नौकरी लग गई, मतलब दिसंबर के पहले लग गई, दिसंबर के पहले, वो उसको ओल्ड एज पेंशन मिल रही है। इतना बड़ा भेदभाव दोनों में हो गया। और तो और जो पहले नौकरी लगे 1950 तक का आप हिसाब लगाइए, सन 50 तक वो स्कीम लागू रहेगी, ओल्ड भी रहेगी और न्यू भी रहेगी। तो 50 में रिटायर होंगे लोग सन 50 में, उसमें भी फर्क है आपस के अंदर, 2 वर्ग बन गए कर्मचारियों के अंदर। तो आप बताइए आपस में क्या बीतती है। मुझे खुशी इस बात की है जो हमने OPS लागू किया नए वालों के लिए, तो पुराने वाले उन्होंने बहुत ही खुशी जारी करी। इस बात की मुझे बहुत पसंद था कि वो समझ रहे हैं कि हमारे भाइयों का भला हो गया। इसको ह्यूमन कमीशन गलत माना, इस पेंशन योजना को मानव अधिकार आयोग ने गलत माना है, नंबर 1।
इसको CNAG ने, जो आपके अधिकारी आपके राजस्थान कैटेगरी रहे हैं, बड़ी पोस्ट पे CAG बन गए थे, एक बार थाने सेक्रेटरी बन गए थे, उनको पूछो आर्टिकल लिख रहे इसके खिलाफ में, हमने रिकॉर्ड निकलवाया तो CNAG उन्होंने खुद ने रिकमेंड किया सरकार को कि इस योजना में 15 साल के बाद ना नियम बने ना कायदे बने हैं, अनसर्टेनिटी बने, आगे क्या होगा। एज ए CAG खुद रिपोर्ट दे रहा है भारत सरकार को। अब वो पता नहीं किन के दबाव में आकर के आर्टिकल लिख रहे इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर, मेरी समझ के परे। नंबर 3, जुडिशियल कमीशन। जुडिशियल कमीशन जो देश का है, दूसरा वो रिकमेंड कर रहा है कि हम अपने यहाँ नहीं मानेंगे, हम इसको नहीं मान रहे, इसको आप बदलो, इसको जुडिशियल में लागू नहीं होगा। तो जुडिशियल कमीशन मना कर रहा, होमलैंड कमीशन मना कर रहा, CAG मना कर रहा। CAG ने की धज्जियां उड़ा दी स्कीम की, इतने बड़ा लिखा उसके अंदर लिखे, तो मेरी समझ के परे हैं। और 4 बार राज्य सरकार ने कमेटी बनाई रिव्यू करने के लिए, और इसमें पता नहीं कर्मचारी वर्ग क्यों चूक गया, उनको इसमें एकजुट होकर के उस वक्त में इसके लिए अपना विरोध दर्ज करवाना चाहिए था। पूरे देश में शांति बनी हुई है, कहीं की संगठन भर गए छोटे मोटे, वो धरना दे रहे थे बेचारे, पूरे राष्ट्र स्तर पर और राज्य स्तर पर तो कोई बोल नहीं रहा था। तो ये जब मैंने स्टडी करी, अकेले लोगों से मेरी बातचीत हुई, ये सोच समझ के किया गया है। ऐसा नहीं कि गुलाब में कटाई बोल गया उसके अंदर कि टैक्स तो जनता का जाएगा, बिना सोचे समझे के बोल जाते हमारे नेता लोग। टैक्स जनता देगी, उस वक्त तो जनता रहेंगे नहीं हम लोग, तो जनता भुगतेगी। बहुत अनफॉर्चुनेट कमेंट था वो। ओल्ड एज पेंशन से 70 साल हो गए देश को चलते हुए, 72 साल तो आप 50 साल मान लो। आज तक देश चला है, इकोनॉमी चली है। जो ये अकाउंट सभी जगह बैठे लोग, उनको मालूम होगा, आप में जो फाइनेंस रहे उनको मालूम होगा कि अर्थव्यवस्था वित्त प्रबंधन होता है अपने तरीके से होता है। दुनिया भर की सरकारें कर्जे में चलती है, चाइना को छोड़ करके। अमेरिका भी भयंकर कर्जा लेके सरकारें चलाता अपनी, विकसित राष्ट्र को। देश के अंदर सब सरकारें कर्जा लेके चलती है और विकास करती है, वो अलग विषय है, वो तो आप मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। पर आप उसको जो गवर्नेंस देने वाले आपके ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो कोई सर्विसेज के हों, IAS हो या स्टेट सर्विसेज के हों या ऑल इंडिया के हों, अगर वो 35-38 साल तक टेंशन में चलेंगे तो गुड गवर्नेंस क्या देंगे वो लोग, बता दीजिए बेटा। ये सोच के मैंने कहा ये मानवीय दृष्टिकोण का फैसला था, उस रूप में हमने फैसला किया है और सही फैसला किया है। अब सब सरकारें, छत्तीसगढ़ तो कर चुका है, सब सरकारों को एक वक्त आएगा कि करना ही पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकते। भारत सरकार को करना पड़ेगा, मोदी जी को भी। अभी तो पार्लियामेंट जवाब दे दिया, नहीं हमारे कोई सोच नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जब स्कीम लागू हुई, अभी आप बार बार बोल रहे थे तीनों प्रसारित सेवाओं की बात कर रहे थे, शब्द काम लिया तीनों प्रसारित सेवाएं। अब मैं शब्द काम लिया तीनों प्रसारित सेना है, उनको लागू नहीं है, उनको लागू नहीं है। मालूम आपको, जब स्कीम बनी तो तीनों प्रसारित, तीनों सेनाओं को छोड़ दिया, उनके ऊपर लागू नहीं है। ओल्ड आप नई पेंशन लागू, उनके लिए ओल्ड रखिए, उनके लिए ओल्ड है। और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, चाहे वो BSF है, CISF है, CRPF है या इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स है, उनमें लागू है। आप बताइए कैसे उनके दिल में क्या गुजरी होगी। IAS और अभी ऑर्डिनेंस सर्विसेज में लागू नहीं हो रही है, अब पता नहीं आपकी लॉबी क्या दबाव दे रही होगी और नहीं दे रही हो। तो आप जब आपके जो 2004 के बाद बने हैं ना, जब लागू जब उनका वक्त आएगा रिटायरमेंट का, उस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी वही होंगे,
वो कोई इसको रहने देंगे क्या? कुछ तो हटा देंगे इसको। तो आपको पहले हट जाएगी। अब तो हमारी पहल के बाद में तो आपके अपना मर जाएगी। तो आप बताइए कि आज 50 साल बाद किसने देखा है? और अगर आप गवर्नेंस चलाना चाहते हो, यही तो लोग रेवेन्यू बढ़ाते हैं, यही लोग गवर्नेंस देते हैं, वे लोग बड़ी गवर्नेंस पूरी करते हैं। उस तबके को अगर आप नाराज रखोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो और भी बात है कि बता दो मेरे को, वो ना हो तो। बहुत खुशी की बात है, ये आरती जन बैठे हुए हैं कि पूछो इनको कि जब मेरे पास थे ये डिप्टी सेक्रेटरी 22 साल पहले, तब मैंने पहली बार रेवेन्यू बोर्ड में भेजा इनको, आरएस को भेजा। पहले खाली आईएएस वाले आते थे। हमने कलेक्टर्स आरएस को लगाया पहली बार। कॉर्पोरेशन वाला हमने किया, जैसे मैंने बताया आपको। 17 साल तक आप चुप रहे, आप में गुस्सा आता है। 17 साल तक दिया आपने बिना आईएएस बने हुए। बिना आईएएस बने हुए आप बताइए जिंदगी में आपका मकसद क्या होता है? आप आरएस में आते हैं कि कभी कभी आईएएस बनेगी तो होता है। और 17 साल तक आपके बगैर आईएएस बने हुए रिटायर होते जा रहे थे लोग। आपस में झगड़ों को लेकर के सरकार ने, पता नहीं उस वक्त की सरकार ने कितना कोशिश की नहीं किया, मुझे पता नहीं, पर आपको भी बहुत सीरियस लेना ये देश को। कितने पर आपको रिटायर हो गए वो बगैर बने हुए। तो मुझे इस बात को लेके हमेशा ये बात रही थी कि पता नहीं ये बात क्यों रही, पता नहीं ये दिन क्यों गुजर गया। 17 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं। अब मुझे खुशी है कि अब आगे बनने लगे। अब आप एक बात जो है जिससे मैं आपसे डिफर करता हूँ, 2 लोग आते हैं आपके नॉन आरएस वाले आते हैं आईएएस के अंदर, उसको लेके आप झगड़ा करते हो साहब उनको नहीं अलाउ करना चाहिए। मेरी समझ के परे है, बता दीजिए आप लोग। कुछ तो आप देखो उनका मोटिवेशन होगा, आप उसको इशू पे लीजिए। अगर 2 बनते हैं आपके नॉन आरएस वाले बनते हैं, वो उनकी स्टडी से दूसरी होगी, उनको लगेगा भाई कभी न कभी हम भी आईएएस बन सकते हैं, उनके डिपार्टमेंट में उनका मोटिवेशन होगा तो अच्छी गवर्नेंस होगी। इस बात को उस रूप में आप लीजिएगा। इस मांग को आप, मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ छोड़ दोगे अब आज के बाद। फाइनली तेरी एक बात तो मैंने ख्वाहिश कर दी। अल्लाह तूने मुझे कहा कि सब मैं बोल रहा हूँ आप करोगे नहीं, बाकी तो मैं ध्यान रखूंगा, हो सकता कर भी दूं। बहुत बहुत और कोई बात नहीं तुषार जी, सब हो गया। बहुत बहुत आप सबको बधाई है। इस माहौल को लेकर मैं आपको विशेष बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा लगा हम सबको, आपको अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।